नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान गांव किसान कार्यक्रम में। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, गांव किसान कार्यक्रम में खेती किसानी और पशुपालन की बात होती है, साथ ही हमारे कामयाब किसान से मुलाकात होती है। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं, जानने के लिए आइए शुरुआत करें आज के अंक की। किसान भाइयों बहनों, हमारे देश की सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है कि हमारे किसान यानी कि आप लोग प्राकृतिक खेती को अपनाएं, और काफी किसान इसे अपना भी रहे हैं और लाभान्वित भी हो रहे हैं। ऐसे में जिन किसानों ने अभी इस ओर अपना रुझान नहीं बढ़ाया है, उनके मन में जरूर सवाल होगा कि प्राकृतिक खेती होती क्या है, कैसे हम कर सकते हैं। आइए इनके बारे में जानकारी देते हैं आपको हमारे सेगमेंट खेती किसानी में। रासायनिक खेती और उसके दुष्प्रभावों से हम सभी वाकिफ हैं। खेती में ज्यादा मुनाफे के लिए किसान रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन रासायनिक खेती के दुर्गामी परिणाम को देखते हुए अब किसान वापस उसी राह पर चलना चाहते हैं जो प्रकृति में जाकर मिलती है। रसायन के इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरा शक्ति में लगातार कमी होने लगती है और एक समय ऐसा आता है जब भूमि बंजर हो जाती है। साथ ही इस तरह से तैयार होने वाली फसलें हमारे शरीर में कई तरह की व्याधियों का कारण बनती है। वहीं प्राकृतिक और जैविक खेती से प्रकृति और पर्यावरण में संतुलन रखते हुए खेती की जाती है। इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग न करके खेत में गोबर की खाद, जीवामृत, जीवाणु खाद, फसल अवशेष, फसल चक्र और प्रकृति में उपलब्ध खनिज से पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। इससे मिट्टी, पर्यावरण और हमारी सेहत सही बनी रहती है। इसीलिए सरकार अब प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। वहीं ज्यादातर किसान भी इस ओर कदम बढ़ा रहे हैं। हालांकि अब वो समय है जब प्राकृतिक खेती का दायरा बढ़ रहा है। भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक किसान इसे अपना रहे हैं और मुनाफा भी कमा रहे हैं। खुद 20 सालों से प्राकृतिक कृषि करता हूँ और आज जो सरकार जो है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री जो है वो अपने हर वक्तव्य में जहाँ भी जो विषय रखते हैं वहाँ प्राकृतिकता का वो हमेशा उल्लेख करते हैं। उसी ओर जाने के लिए सभी को प्रेरित करते हैं। और वो बात भी इतनी महत्व की है कि भाई आज जी की जो स्थिति है कृषि को लेके वो चिंतित है, किसानों को लेके भी है और उसको उपभोक्ता जो ग्राहक वर्ग है उसको भी चिंतित करने वाली स्थिति है। क्योंकि धीरे धीरे जो आज की कृषि पद्धति है उसके अंदर जो रासायनिक का उपयोग है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और उसका दुष्प्रभाव को लेके जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। उसका भौतिक स्थिति है वो भी बिगड़ रही है, उसकी बायोलॉजी कंडीशन भी वो खत्म हो रही है और उसके आधार से वहाँ जो कृषि की उत्पादकता होनी चाहिए वो उत्पादकता नहीं मिल रही है और खर्च है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो किसानों को जो उपज में आमदनी होनी चाहिए, नेट प्रॉफिट जो होना चाहिए वो कम हो रहा है। उसी तरह जैसे उपभोक्ता कृषि का उपयोग कर रहे हैं तो उपभोक्ताओं को भी जो कितना भी वो अनाज, सब्जी, फल जो लेते हैं उसमें से जो पोषण मिलना चाहिए वो जो अपेक्षा से उसको ग्रहण करते हैं, वो अपेक्षा के सामने उसके अंदर जो पोषण क्षमता, न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो नहीं मिल रही है। उसकी साबिती अभी हमें कोरोना की महामारी में हमें देखने को मिला। हर तरफ बात चल रही थी कि इम्यूनिटी की, तो हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हुई है वो आज सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं। और इम्यूनिटी कमज़ोर हुई है उसका कारण हम अनाज खाना छोड़ दिया ऐसा नहीं है, मगर जो अनाज हम ले रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी है। क्योंकि आज खेती में ज़्यादातर मैक्रो तत्वों की ही बात चलती है और ज़्यादातर पौधे को पोषण देने की बात चलती है। धरती को कुपोषित हो रही है और कई माइक्रो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी आज के अपने अनाज के अंदर है। तो ये दोनों ओर से देख के हम समझ रहे हैं कि सरकार की चिंता तो होती ही है, समाज की भी चिंता होती है तो सरकार की भी है। और उसको बखूबी प्रधानमंत्री ने पूरे भारत के
हर व्यक्ति के सामने एक प्रस्ताव के तौर पे, मार्गदर्शन के तौर पे और उस रास्ते को दिशा देने के प्रयास में वो रखा है। उसी तरह सरकारी तंत्र भी है, वो पूरा उसके पीछे कार्य पे लग गया है। आज ICR है या अन्य एग्रीकल्चर विभाग जो है, वो सभी लोग हैं ऐसे प्राकृतिक कृषि करने वाले को सपोर्ट कर रहे हैं। उसको किस तरीके से मदद की जाए उसका भी प्रयास कर ले। अनुसंधान के अंदर भी एक बदलाव लाने का भी प्रयास, वो एक बदलाव हो रहा है। हम कृषि को 5 आयामों में देखते हैं। एक आयाम है अपना परिसर, अपनी पहचान, अपने स्थानिक जलवायु का एक कृषि के अंदर महत्व है। अपनी जल भूमि का, अपने वातावरण का, अपने नक्षत्र का, अपने विस्तार का, भौगोलिक जो स्थिति है उसको मद्देनजर रख के ही कृषि की प्रक्रिया और कृषि का जो हमारी पद्धति है वो सुनिश्चित हो सकती है। वो हमारे पुराना ज्ञान था, वो भूल चुका है, उसको भी हमने जोड़ा है। दूसरा है कि भूमि सुपोषण। जब धरती माता समृद्ध होगी, धरती ही मजबूत होगी, तो उसका पौधा समृद्ध हो सकता है, वो पौधा मजबूत हो सकता है, सशक्त हो सकता है। तो धरती को सशक्त करने की बात हमारी परंपरा में की गई है और वो भौतिक तरीके से, बायोलॉजिकल तरीके से और खनिज द्रव्य के तरीके से, तीनों तरीके से धरती को समृद्ध बनाने का एक निश्चित परंपरा हमारे हजारों सालों में रही है। वो बात भी आज फिर से जोड़ना महत्व का है। और धरती को हम माता की तरह उसके साथ व्यवहार करने की भी बात जो है वो भूल चुके हैं। पहले हम किसान शब्द नहीं थे, पहले धरती पुत्र बोलते थे। और जब पुत्र की तरीके से धरती के साथ व्यवहार करने का जब आता है तो माता का रखरखाव करना भी हमारी जिम्मेदारी, जैसे उससे कुछ लेना हमारा अधिकार है, उसी तरह माता को ठीक रखना वो भी हमारा कर्तव्य है। तो ये भूमि सुपोषण की एक पूरी बात है, उसको हमने पूरे देश के अंदर ले जाने के लिए भूमि सुपोषण जन अभियान का भी एक हमने प्रयास किया है। उस विषय को लोगों तक पहुंचाने का, उस विषय का महत्व बढ़े, उसका एक प्रयास हमने उस विषय को लेके, भूमि के विषय को लेके किया गया। तो देखा आपने कि किसान लंबे समय से इसे अपनाते आ रहे हैं। इसके लिए जितना जरूरी इन तकनीकों को अपनाना है, उतना ही जरूरी पशुपालन करना भी। पशुओं से जहां दूध मिलता है, वहीं इनके गोबर गौमूत्र से प्राकृतिक खेती को आसान बनाया जाता है। इसीलिए डेयरी व्यवसाय लगातार फलता फूलता जा रहा है। प्राकृतिक खेती के साथ साथ जैविक खेती पर भी सरकार का जोर रहेगा और राज्यों से कहा जाएगा कि वो आधुनिक समय की जरूरत के हिसाब से जैविक खेती को प्रोत्साहित करने में मदद करें। किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा सेगमेंट खेती किसानी। इसी के साथ बता दें आपको, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आपका ही मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। बागबान की रसोई में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे बेहतरीन सफर पर जो होगा फसलों के खेतों से लेकर बाजार से होते हुए हमारी और आपकी रसोई तक पहुंचने का। साथ ही उन ऐतिहासिक स्थलों से आपको रूबरू करवाएंगे जिनका भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बागबान की रसोई देखिए 24 जुलाई से हर रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का, जिसमें हम आपको पशुपालन से संबंधित जानकारियां देते हैं। और आज के हमारे सेगमेंट में हम आपको बताने वाले हैं मधुमक्खी पालन के बारे में। बता दें, ये एक ऐसा व्यवसाय है जो काफी मुनाफा आपको दिलवा सकता है, बशर्ते आपको इसकी बारीकियां पता हो। किस तरह की तैयारियां आपको करनी है मधुमक्खी पालन करने के लिए, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट में। केंद्र सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए अलग अलग योजनाएं लेकर आ रही है, जिसका किसान लाभ भी उठा रहे हैं। खेती किसानी से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के अलावा किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से मधुमक्खी पालन लोन योजना की भी शुरुआत की गई है। सरकार की इस योजना का मकसद देश के कुल उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ किसानों की आय में इजाफा करना भी है। मधुमक्खी पालन से कई लोग अच्छी कमाई कर रहे हैं। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से आत्मनिर्भर पैकेज की शुरुआत की गई है, जिसके तहत वित्त मंत्री ने 500 करोड़ की योजना का ऐलान किया था। मधुमक्खी पालन से किसानों की आमदनी 2 गुना हो सकती है। देश के साथ साथ विदेशों में भी शहद की मांग लगातार बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शहद के अच्छे दाम मिलते हैं। ऐसे में किसान शहद के निर्यात को बढ़ाकर अपनी आजीविका को बेहतर बना सकते हैं। मधुमक्खी पालन को वैज्ञानिक भाषा में एपीकल्चर कहा जाता है। किसान कृषि के साथ साथ बागवानी फसलों को उगाने पर अधिक ध्यान दे रहे हैं, लेकिन रसायन के अंधाधुंध इस्तेमाल के कारण कृषि योग्य भूमि धीरे धीरे घटती जा रही है। ऐसे में मधुमक्खी पालन किसानों की अतिरिक्त आय का एक अच्छा स्रोत बनता जा रहा है। मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिससे किसान अपनी आमदनी बढ़ाने के साथ साथ बेरोजगार लोगों को रोजगार दे सकते हैं। वहीं मधुमक्खी पालन से वातावरण भी शुद्ध हो जाता है, जिससे कृषि व बागवानी उत्पादन बढ़ाने की क्षमता में वृद्धि होती है। आज के दौर में ज्यादातर किसान मधुमक्खी पालन शहद बनाने के साथ साथ फसलों के परागकरण के लिए कर रहे हैं। भारत में मुख्य रूप से मधुमक्खी पालन के लिए इटालियन मेलिफेरा का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी की ये प्रजाति स्वभाव में बेहद शांत होती है, जिस वजह से इनसे आसानी से शहद अर्जित किया जा सकता है। मधुमक्खियों से फूलों में परागकण होने की व जड़ से फसलों का उत्पादन लगभग 1/4 बढ़ जाता है। इससे किसानों की फसल पहले से ज्यादा होती है और बाजार में इसका बेहतर दाम मिलता है। मधुमक्खी पालन का व्यापार छोटे स्तर पर किया जा सकता है। सिर्फ 10 पेटी की मदद से आप मधुमक्खी पालन के कारोबार की शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआती समय में 10 पेटी मधुमक्खी पालन के लिए 35,000 से 40,000 रुपए खर्च होता है। जैसे जैसे मधुमक्खियों की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे आपका व्यापार बढ़ता जाएगा। यानी 10 पेटी से शुरू किए गए मधुमक्खी पालन से साल भर में मधुमक्खियों की 25 और 30 पेटी तक की जा सकती है। इसका मतलब जितनी ज्यादा पेटी उतना ज्यादा मुनाफा। मधुमक्खी पालन में शहद के उत्पाद के अलावा आप दूसरे प्रोडक्ट का भी उत्पादन कर सकते हैं, जैसे बीज वैक्स, रॉयल जेली, प्रोपोलिस या मधुमक्खी गोंद, मधुमक्खी पराग। इन सभी प्रोडक्ट की मांग देश विदेश में काफी ज्यादा है और ये सभी प्रोडक्ट बाजार में महंगे दाम पर बिकते हैं, जिससे आप कई गुना मुनाफा कमा सकते हैं। मधुमक्खी पालन से होने वाले लाभ की बात करें तो मधुमक्खी पालन व्यवसाय कम समय में अधिक लाभ देता है। एक व्यक्ति अकेले शुरू कर सकता है मधुमक्खी पालन। बाजार में शहद और मोम की मांग काफी अधिक है। शहद के अलावा मोम, रॉयल जेली, पराग, मौनी आदि मिलता है। मधुमक्खी पालन कम उपज वाले खेतों में भी किया जा सकता है। मधुमक्खी पालन से होता है 2 गुना मुनाफा। मधुमक्खी पालन से पर्यावरण पर पड़ता है सकारात्मक प्रभाव। सूरजमुखी के उत्पादन को बढ़ाने में है अहम भूमिका। मधुमक्खी पालन योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। सरकार द्वारा इस योजना को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य देश के किसानों के साथ साथ बेरोजगार लोगों को मधुमक्खी पालन की तरफ प्रोत्साहित करना है। सरकार की तरफ से मधुमक्खी पालन व्यवसाय करने वाले लोगों को इस कार्य के लिए वित्तीय सहायता लोन के रूप में प्रदान की जाती है। इसके साथ ही लोन पर सब्सिडी भी दी जाती है। दरअसल भारत की जलवायु मधुमक्खी पालन के अनुकूल है, जिसके चलते सरकार मधुमक्खी पालन के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने फसल उत्पादकता में सुधार के लिए मधुमक्खी पालन का विकास नाम से एक केंद्रीय योजना शुरू की है। इस योजना में मधुमक्खी पालन को विकसित करना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, प्रशिक्षण करना और जागरूकता फैलाना शामिल है। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड ने नाबार्ड के साथ मिलकर भारत में मधुमक्खी पालन के व्यवसाय के लिए फाइनेंसिंग स्कीम भी शुरू की है। रोजगार के लिए आप राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड कार्यालय से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट से भी जानकारी हासिल की जा सकती है।
केंद्र सरकार की तरफ से मधुमक्खी पालन के लिए 80 से 85% तक सब्सिडी दी जा रही है, जिसका लाभ उठाया जा सकता है। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। तो क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर, आइए जानते हैं। बारिश के मौसम को देखते हुए पशुशाला में साफ सफाई रखें और पशुओं को बीमारी से बचाने के उपाय करें। इस माह में अतः परजीवी व बाह्य परजीवी के प्रकोप की आशंका रहती है, इसलिए पशु को रोगों से बचाएं। खुरपका, मुंहपका यानी FMD, गलघोटू यानी HS, लंगड़ा बुखार, BQ जैसे जरूरी टीके पशु को लगवाएं। इस माह में भैंसों का बयान शुरू हो जाता है, अतः प्रजनन संबंधी सावधानी के साथ नवजात को सुरक्षा दें। पैदा होने के साथ बच्चे के नाल को करीब 1.5 से 2 इंच पर धागे से बांधे व टिंचर व आयोडीन लगाना चाहिए। इस माह में दूध उत्पादन सही बनाए रखने के लिए पशु को खनिज लवण की मात्रा चिकित्सक की सलाह पर दें। इस समय बारिश से उगे हरे चारे को सीधे पशु को न दें, ये पशु के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये चारा फसल मक्का की दूसरी फसल लेने का सही समय है। 25 से 30 किलो बीज प्रति एकड़ प्रयोग करें। इस समय पशुपालक संतुलित पशु आहार के लिए मक्का, बाजरा, लोबिया एवं ज्वार की बुआई करें। तो ये था हमारा सेगमेंट हमारा पशुधन। इसी के साथ बता दें आपको कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। माखन चोर ने और उसकी टोली ने सारा आतंक मना कर रखा है। भैया, तुम्हें मुझसे अधिक कॉपियों पर विश्वास है। माखन की मटकी में ज्ञान का सागर। देखिए बाल कृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं और नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो सुनिए इस महीने 31 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। हम बात करेंगे ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान पर कि ये संस्थान किस तरह लोगों को रोजगार दे रही है। इस संस्था का मेनली मोटिव रहता है कि जो बेरोजगार लोग हैं उनको प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ने का काम करता है। गवर्नमेंट का मेन फोकस है कि लोग स्वरोजगार को अपनाएं। हम खुद का रोजगार करना चाहते हैं और दूसरों को रोजगार देना चाहते हैं। अगर हुनर है तो हम मिट्टी को भी बेच सकते हैं। तो क्या कहेंगे, भारत सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। देवभूमि उत्तराखंड से देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है हमारे कामयाब किसान से मुलाकात करने का, जानने का कि उन्होंने ये कामयाबी किस तरह से हासिल की है, कौन सी वो समस्याएं रहीं जिनका सामना करके उन्होंने ये सफर तय किया है, शुरुआत कैसे हुई उनके इस सफर की। आइए मुलाकात करते हैं हमारे आज के कामयाब किसान से, हमारे सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तान में। खेती में ज्यादा मुनाफे की चाह ने रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल को बढ़ाया है, लेकिन साथ ही बढ़ी कई बीमारियां। इन हालातों से सबक लेते हुए हरियाणा के खांडाखेरी गांव के किसान विक्रम संधू ने प्राकृतिक खेती की तरफ रुख किया। विक्रम ने न सिर्फ प्राकृतिक खेती की
बल्कि कई किसानों को अपने इस लक्ष्य से जोड़ा। उन्होंने इसके लिए एक प्रशिक्षण केंद्र भी खोल रखा है, जिसमें किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है। साथ ही मुनाफे को किस तरह से बढ़ाया जाए, इस पर भी कई अहम कार्य किए जाते हैं। पुलिस विभाग में कार्यरत विक्रम संधू अपने वेतन का करीब 75% खेती में खर्च करते हैं। खेती करने का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, बल्कि किसानों में प्राकृतिक खेती के लिए जागरूकता लाना है। विक्रम के गांव खांडाखेरी में कई साल पहले कुछ लोग कैंसर की बीमारी से ग्रसित हो गए, जिसने उन्हें अंदर से आहत कर दिया। जब संधू को जानकारी मिली कि कैंसर की बीमारी के पीछे रासायनिक खाद है, तब उन्होंने रसायन मुक्त जैविक खेती करने का प्रण लिया। साथ ही लोगों को रासायनिक खेती के दुष्परिणाम समझाते हुए प्राकृतिक खेती के महत्व को भी समझाया। वो जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था जब हमारे गांव में 5-6 मौतें कैंसर के कारण हो गई। उसके साथ साथ मैंने राजीव दीक्षित जी की एक वीडियो सुनी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट समझा रखा था कि जो खेती किसानी में अंधाधुंध पेस्टिसाइड और खादों का प्रयोग होता है, जिसकी वजह से हमारे समाज में चारों तरफ कैंसर जैसी भयानक बीमारियां फैली हुई हैं। उसी दिन से मैंने प्रण ले लिया था कि भाई किसानों को रासायनिक खेती से जैविक खेती की तरफ मोड़ने के लिए जो भी मैं कर सकूंगा वो करूंगा। जब हमने इस जहर मुक्त खेती अभियान की शुरुआत करी तो हमारे गांव से 4 से 5 किसान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और जब शुरुआत में मैंने अपने खेत से शुरू किया तो पहले खेती की नहीं थी, अपने 2 किल्ले थे, उनसे ही मैंने जहर मुक्त जैविक खेती की शुरुआत की थी। और जब पहली फसल मैंने गेहूं की लगाई थी, उस गेहूं की फसल में 306 गेहूं 22 मन प्रति एकड़ की फसल ली गई थी, जो रासायनिक खेती के मुकाबले थोड़ी कम थी। इनके इस अभियान में 3 किसान भी शामिल हो गए। विक्रम संधू के सहयोगियों ने मिलकर करीब 12 एकड़ जमीन पर प्राकृतिक खेती की शुरुआत की और इस तरह बाकी किसानों के सामने उदाहरण पेश किया कि किस तरह बिना किसी रसायन के सिर्फ गोबर की खाद और गौमूत्र के इस्तेमाल से बेहतर पैदावार ली जा सकती है। धीरे धीरे उनके इस कारवां में 2000 से अधिक किसान जुड़ गए हैं। साथ ही करीब 12,000 एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती की जाती है। जहर मुक्त खेती के लिए विक्रम संधू ने किसान प्रशिक्षण केंद्र बनाया। ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोगों तक पहुंचे, इसके लिए उन्होंने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया है। धीरे धीरे इस सफर में करीब 30,000 से ज्यादा किसान जुड़ गए हैं, जिनके सहयोग से करीब 15,000 एकड़ में प्राकृतिक खेती की जा रही है। इसके अलावा किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिले, इसके लिए विक्रम संधू ने मल्टी लेयर फार्मिंग के बारे में जानकारी देनी शुरू की। कम जगह में ज्यादा उत्पादन लेने के लिए किसान प्राकृतिक खेती के साथ साथ मल्टी लेयर फार्मिंग को भी अपना रहे हैं। इस तकनीक में 1 एकड़ में कई तरह की फसलें लगाकर कई गुना मुनाफा कमाया जा सकता है। जहर मुक्त खेती अभियान शुरू हुआ था, वो अब पूरे भारत में फैल चुका है। 30,000 से ज्यादा किसान सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें 1200-1250 किसान हरियाणा के हैं और 28-29 हजार किसान हरियाणा के बाहर से हैं। जहां तक एकड़ों की बात है, लगभग 15,000 एकड़ के करीब जमीन है। व्हाट्सएप ग्रुप 5 व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, जिनमें हम समय समय पर जो भी किसान साथियों की परेशानी होती है उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। मल्टी लेयर फार्मिंग एक ऐसा विषय है जी, जो छोटी जोत के किसान हैं वो उस मल्टी लेयर फार्मिंग के माध्यम से एक सरकारी जो नौकरी करता है, कोई भी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी, उसके बराबर अपने परिवार को सुख सुविधाएं दे सकते हैं। इसको अगर आप थोड़े से बारीकी से समझोगे तो मैं बताऊंगा। भाई जमीन के अंदर होने वाली जो कंद फसलें हैं वो अलग हैं, जमीन के ऊपर होती हैं जी, जैसे टमाटर 1 फुट तक हो जाएगा, आपकी मूंग 1-1.5 फुट तक हो जाएगी, और भी काफ़ी सारी फसलें हैं जो दलहनी फसलें हैं वो ज़मीन के 2 फुट तक सीमित रहती हैं। उसके बाद हम लगाते हैं जी अमरूद का बाग है, अनार का बाग है। आप बागवानी में नहीं जाना चाहते तो कुछ एक फसलें हैं जो 2 फुट से ऊपर शुरू होती हैं, वो फसल आप ले सकते हो। फिर उसके बाद आप टिम्बर प्लांट है, सहजन है, मोहगिनी है, मालाबार नीम है, इस तरह की फसलें, ये जो सह फसली मॉडल है इसको मल्टी लेयर फार्मिंग का मॉडल का नाम दिया जाता है। हमारा ये जहर मुक्त खेती अभियान केंद्र जो खांडाखेड़ी में आपको पीछे दिख रहा होगा, ये स्थापित है, ये 24 घंटे खुला रहता है।
यहाँ से कोई भी किसान कभी भी आकर जैविक जहर मुक्त खेती की ट्रेनिंग ले सकता है और आने वाले जो उसकी परेशानी है उसके बारे में वो हमारे संपर्क में रहता है, हमारे हर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करता है और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से जो वो सीखता है वो अपने खेत में लागू करता है, फिर वो अपने आसपास के किसानों को सिखाता है। इरादे नेक हों तो सफलता खुद आपके कदम चूमती है। विक्रम संधू ने प्राकृतिक खेती और मल्टी लेयर फार्मिंग करके एक नई मिसाल कायम की है। उनका ये कदम खेती के क्षेत्र में सराहनीय कदम है। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम गांव किसान। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित होंगी। साथ ही एक और जानकारी आप तक पहुंचा दें कि दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आपको देखना है तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा आप पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।